21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स रिले ऑन ऑपरेशन रिसर्च एंड प्रोसेस चार्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। यहाँ पे जितनी भी लाइन अंडरलाइन हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मतलब टेलर की कौन सी यहाँ पे जो टेक्निक है वो इन चारों में से कौन सी टेक्निक की बात हुई है। तो मेन इसमें है जो मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना है और मैक्सिमाइज करना है जो भी हमारी क्वालिटी है। मतलब इनपुट हमारा जो है कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बात होता है मेथड स्टडी में। मेथड स्टडी में मेन फोकस यही होता है, ऐसा मेथड हमें चूज़ करना है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन का कम हो जाए। मतलब इनपुट कम रहे, कॉस्ट कम लगे, लेकिन जो हमारी क्वालिटी हो वो बहुत ही ज़्यादा हो। तो ये हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी में। बाकी फैटिग में हम पढ़ते हैं किसी भी एम्प्लॉय को कितनी रेस्ट टाइम लेनी चाहिए, रेस्ट इंटरवल टाइम क्या होता है। टाइम स्टडी में किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को करने में कितना टाइम लगता है, वहाँ पे ये बात होती है। और मोशन स्टडी में जितने भी अननेसेसरी मोशन है, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट और पुटिंग द थिंग्स, ये सारे उसको हम उस मोशंस को हमें कम करना है, एलिवेट करना है, जितने भी हमारे अननेसेसरी मोशंस हैं वो, तो हम पढ़ते हैं उसको मोशन स्टडी में। और बात यहाँ पे हो रही है कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की प्रोडक्शन के लिए, और मैक्सिमाइज़ करना है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना है। तो वो किस में होता है, वो मेथड स्टडी में होता है। 22nd क्वेश्चन है, डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट which emphasize that there should be complete harmony between management and worker। complete harmony होनी चाहिए between management and worker। तो वो ऑप्शन ए है, harmony not discord। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हम देख चुके हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और डी है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसमें जो मेन कंप्लीट हार्मनी और शांति की बात आती है वो आती है ए में। और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और बी जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। कंप्लीट हार्मनी, पीसफुल, बिलोंगिंगनेस, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात आए तो वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा। और अगर ऐसा कोई टर्म लिख के आए कि कोऑपरेट करना है, इंडिविजुअलिज्म को हटा के सेल्फ टॉपिक को साइड में रख के कोऑपरेशन टर्म में बात करनी है, ऐसा कुछ जब यहाँ पे सेंटेंस लिखा हो तो आपको ऑप्शन बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन विच अ स्पेशलिस्ट सुपरवाइजेज ईच वर्कर। कौन सी साइंटिफिक टेक्निक है। पहली बात तो साइंटिफिक टेक्निक जितनी भी दी है वो टेलर ने दी है, क्योंकि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, टेलर है। तो हमारी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें सुपरवाइजर्स ईच वर्कर को, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं हर एक वर्कर को, तो वो हमारा होता है फंक्शनल फोरमैनशिप में। क्योंकि हमारे बाकी जितने हैं वो हम देख चुके हैं, ऐसा कोई हमने चीज़ देखा नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और बाकी का जो वो ऑप्शन है वो इररेलेवेंट है। सी ही इसमें सही होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि सेम एज कौन से प्रिंसिपल की तरह है, डिवीजन ऑफ वर्क की तरह। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारा जो भी टास्क होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में 4 इंचार्ज होते हैं, प्लानिंग में 4 और एग्जीक्यूशन में 4। अब ये जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप है, इसका मतलब ही है कि हमारे जो भी वर्क हैं उसको हमने प्लानिंग में बांटा, फिर हमने उसको एग्जीक्यूशन में बांटा, फिर प्लानिंग के अंदर हमने 4 इंचार्ज रखे और एग्जीक्यूशन के अंदर भी हमने 4 इंचार्ज रखे। अब एक बार देख लेते हैं कि चारों इंचार्ज कौन से होते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इंचार्ज कौन सा काम करता है। तो जो प्लानिंग होता है फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 डिवीजन होता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो जो प्लानिंग होता है उसमें रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्टर कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। ये 4 क्या होते हैं, हमारे वर्कर्स होते हैं, जिनको जो सुपरवाइज़र होता है फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, जो प्लानिंग के अंदर और एग्जीक्यूशन के अंदर एक सुपरवाइज़र होते हैं, जो सुपरवाइज़र इन चारों को देखते हैं। जैसे प्लानिंग में एक सुपरवाइज़र होगा जो इन चारों को देखेगा, और फिर जो एग्जीक्यूशन के अंदर जो सुपरवाइज़र होता है वो किसको देखता है, स्पीड बॉस को, गैंग बॉस को, रिपेयर बॉस को और
इंस्पेक्टर को। ये 4 जो रूट, ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं ये प्लानिंग के अंदर होते हैं और एग्जीक्यूशन के अंदर ये चारों हमारे होते हैं। इनको एक एक सुपरवाइज़र देखता है। तो इसमें से अगर हम मेन देखें तो रूट क्लर्क एक प्रॉपर रूट बताता है, कहीं भी लिख के आए कि बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट रूट, तो वो होता है रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्ट करेगा, टाइम एंड कॉस्ट जो बताएगा कि कोई भी काम एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली हो जाना चाहिए, और डिसिप्लिनेरियन जो रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके रखेगा। अब जो एग्जीक्यूशन में आता है स्पीड बॉस, जो कि टाइम एक्यूरेसी बोलेगा कि टाइम की एकदम एक्यूरेट होना चाहिए हमारा। जितने भी जैसे कि रूट क्लर्क हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हैं और बाकी ये सभी हैं, ये वर्कर्स नहीं होते। एक्चुअली क्या है, ये फोरमैन होते हैं। फंक्शनल फोरमैन का फोरमैन जो वर्ड होता है जो कि वर्कर्स पे ध्यान रखते हैं, जैसे कि सुपरवाइजर्स जिनको बोलते हैं, जो लोअर लेवल पे काम करते हैं ऑपरेशनल लेवल पे, लेकिन जो कि वो वर्कर नहीं होते, वो सिर्फ मैनेज करते हैं और देखते हैं। इनके नीचे जो काम करते हैं, इनके डाउनवर्ड जो काम करते हैं, वो होते हैं वर्कर्स। ये सारे कौन होते हैं, फोरमैन, या फिर एक टर्म यूज़ होता है उनके लिए सुपरवाइजर्स। तो रूट हमने देख लिया, इंस्ट्रक्टर, और टाइम एंड कॉस्ट डिसिप्लिनेरियन हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड में जो कि एक्यूरेसी मेंटेन करके रखता है, और गैंग बॉस में क्या होता है, ऐसा जो यहाँ पे जो फोरमैन होगा वो ये ध्यान रखेगा कि जितनी भी मशीन्स हैं वो क्या हो, वर्किंग कंडीशन में हो, और सारी ही काम जब शुरू हो तो उसके लिए प्रॉपर रेडी हो। और रिपेयर बॉस सारी रिपेयरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इंस्पेक्टर जो सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा। अब जो हमारा 24th क्वेश्चन है वो गैंग बॉस से रिलेटेड है। अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है जो गैंग बॉस से रिलेटेड है, मे बी CUT में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 24 है, शी ही कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न वर्कर ने बोला कि हमें ये चीज़ रेडी चाहिए, मशीन टूल इक्विपमेंट्स कोई भी चीज़ वो क्या है, रेडी चाहिए। ऑपरेशन जब काम हो तब हमें क्या चाहिए, रेडी चाहिए। तो वो कौन देखेगा, ही और शी, जिसकी वो पोजीशन होगी सुपरवाइज़र लेवल पे, वो कौन सा बॉस होगा, क्या वो रूट क्लर्क होगा, रिपेयर बॉस होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, या फिर गैंग बॉस। तो वो गैंग बॉस होता है जो सारी चीज़ों को रेडी रखता है ऑपरेशन के लिए। इंस्ट्रक्ट करता है, रिपेयर जो है रिपेयरमेंट, और रूट जो है प्रॉपर रूट बताता है किस वे में हमें काम को करना है, एक डायरेक्शन। तो ये हमारा 24th क्वेश्चन हो गया। 25 क्वेश्चन है। 25 मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे और वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी है जिसमें बोला गया है कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने का एक ही बेस्ट वे है, एक ही बेस्ट तरीका है, एक ही बेस्ट मेथड है, एक ही बेस्ट प्रोसीजर है। तो वो हमने कौन सी टेक्निक में पढ़ा है, हमने अभी अबव के क्वेश्चन में देखा था। जहाँ पे भी एक बेस्ट मेथड हो, एक बेस्ट वे हो किसी काम को करने का, वो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करता है, मतलब इनपुट को कम करता है, और मैक्सिमाइज किसको करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को या फिर आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है। वो हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी में। मोशन में अननेसेसरी मोशन जैसे लिफ्टिंग और पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, फैटिंग में क्या होता है, टाइम रेस्ट इंटरवल कितना लेना है वर्कर को, और टाइम स्टडी में कितना टाइम हमें एक टास्क को करने में, कंप्लीट करने में देना है। नेक्स्ट है, शर्ट अप इज अ कंपनी engaged in a production of men's shirt. The company follows tailors differential wage rate payment method and has the following piece rate wages. तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, ₹15 पर शर्ट to every worker who is able to produce the standard output of a shirt or more per day. तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम जो टेक्निक होती है बाय टेलर, उसमें क्या करना है, जितना भी वेज दिया जाएगा, जो भी एम्प्लॉय होंगे, वर्कर होंगे, उनको एज़ पर देयर एफिशिएंसी, जितना भी उन्होंने काम किया होगा उसी के हिसाब से उनको वेजेस मिलेंगे। ये होता है, हम पढ़ते हैं पीस वेज रेट सिस्टम में। और अब इसमें क्या 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है उसका आंसर हमें यहाँ पे देना है। पहली स्टेटमेंट ये है, जो भी स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है पर डे का, 8 शर्ट बनानी है, एक पर्सन जो भी बनाएगा उसको 15 रुपये पर टी शर्ट के हिसाब से मिलेगा। और सेकंड स्टेटमेंट ये है, 12 पर शर्ट, ₹12 पर शर्ट टू एवरी वर्कर हु इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट। जो 8 शर्ट बना लेगा एक दिन में, उसको मिलेगा 15 रुपये
₹15 हर एक शर्ट के हिसाब से। और जिसने 8 से कम बनाई, 8 क्योंकि उसका स्टैंडर्ड आउटपुट है, जिसने भी 8 शर्ट से कम बनाई, प्रोड्यूस की, उसको सिर्फ ₹12 मिलेगा पर शर्ट का। तो अब क्वेश्चन जो एक्चुअली पूछा है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट द वेज पेबल टू सतीश हु प्रोड्यूस 11 शर्ट्स। एक कोई पर्सन है सतीश जिन्होंने 11 शर्ट्स प्रोड्यूस की है। तो आप बताइए क्या वो सेकंड कंडीशन में आते हैं या फिर फर्स्ट में। ऑब्वियसली उन्होंने जो स्टैंडर्ड आउटपुट था जो कि था 8 शर्ट से ज़्यादा शर्ट प्रोड्यूस की है 11 शर्ट। तो उनको अगर 8 से कम करते तो हम उनको क्या करते, ₹12 देते पर शर्ट के हिसाब से। बट उन्होंने 8 से ज़्यादा कैलकुलेट किया है, 11 किया है, और 11 कितने रुपए के हिसाब से, 15 पर शर्ट। तो 11 इंटू 15 इज़ 165। तो इसका आंसर होगा 165B। एक चीज़ है, अगर हमें 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो हमने क्या देखा है, एक ये जर्नल एप्टीट्यूड में कभी कभी फास्ट ट्रिक के लिए हम जान सकते हैं कि 11 के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई करना होता है, एक फर्स्ट टर्म को पहले लिख देते हैं और वंस पे जो डिजिट होती है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, इन दोनों को सम करके बीच में लिख देते हैं। 1 और 5 6 होता है। तो आंसर फास्ट करने का एक वे था। तो ये नेक्स्ट है, ये 27 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टेलर्स की 2 साइंटिफिक टेक्निक्स का यहाँ पे बताया गया है और फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इस पे फिट बैठ रही है, जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। फाइंडिंग द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाली जो लाइन है, स्टेटमेंट दी गई है, ये हमारी कौन सी टेक्निक से रिलेटेड है। ये टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम पढ़ते हैं वन बेस्ट वे और वन बेस्ट मेथड। अब दूसरा सेंटेंस है, एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इज द की फोकस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड है, पहला तो हमने देखा ये हमारा मेथड स्टडी होगा। दूसरा, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोमेंट्स और मोशन, वो किस में आएगा, मोशन स्टडी में। लेकिन अगर एलिमिनेट करना है अननेसेसरी डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स में जितनी अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है, कम करना है और हटाना है। तो वो हम कौन सी टेक्निक में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी 2 स्टेटमेंट हैं जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उस पर जो है हाईलाइट कर रही हैं। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में। फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में स्टेटमेंट में बोला नहीं गया। सेकंड है मेथड स्टडी के बारे में बात हुई है। थर्ड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क्स, इसकी बात हुई है। डी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इन स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, हर एक एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क हमें बनाना होता है। तो उसकी वो एक अलग है, हमारा अलग टेक्निक है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसमें बी और सी स्टेटमेंट है जो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रही है। इसका आंसर होगा डी, बी एंड सी। 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। ए है, फ्यूल वॉज माइनिंग इंजीनियर वेयर एज टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो फ्यूल जो थे, हेनरी फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर थे। तो फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे और टेलर मैकेनिकल इंजीनियर। बी है, फ्यूल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टेलर्स प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सी है, फ्यूल्स प्रिंसिपल वर फॉर्म्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस whereas Taylor principle were formed through experimentation. D, Fewell's principle are applicable at the top level management whereas Taylor principle are applicable at shop floor means lower level. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है अबाउट टेलर एंड फ्यूल, वो स्टेटमेंट है सेकंड। इसमें जितनी भी ए, सी और डी स्टेटमेंट है ये सही है। जो बी है वो क्या है, गलत है। इसमें क्या है कि जो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन लिखा हुआ है ये होता है टेलर प्रिंसिपल के लिए और जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन लिखा है ये होता है फ्यूल्स के प्रिंसिपल के लिए। यही चीज़ इसमें जो कि गलत लिखी हुई है, बाकी जितनी भी ए, सी और डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं और जो भी फ्यूल की और टेलर की स्पेशलाइजेशन है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे जो 29 से 33 क्वेश्चन होंगे, ये जो है एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बेसिस पे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं इसको रीड कर दूंगी। Stellar Tech Solution, a rapidly growing IT company founded by Burley Thompson, faced challenge as it expanded from a small team to over 200 employees. To enhance organizational efficiency and ensure sustainable growth, Burley implemented several management principles. तो यहाँ पे इन्होंने जो इनकी कंपनी है उसको एक इन्हांस करने के लिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी होती है उसके लिए एक, और ग्रोथ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, उसको अप्लाई किया। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। तो शी फोकस्ड ऑन डिवाइडिंग वर्क अमंग एम्प्लॉय, जहाँ पे भी आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब आपको इसको पढ़ते पढ़ते माइंड में क्लिक करते चलना है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो शी फोकस्ड ऑन डिवाइडिंग वर्क अमंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपर्टीज। दिस अप्रोच अलाउ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट टू कंसंट्रेट ऑन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, while the sales and marketing team handled market needs and product promotion. To clarify roles and responsibility, Burley established clear authority for managers, ensure they were accountable for their team. She also enforced a policy where employees reported to only one manager, preventing conflicting instruction and confusion. यहाँ पे स्केलर चेन की बात अगर हम समझें तो हो सकती है। Initially, Burley preferred centralized decision making to retain control over strategic choices. However, as the company grew, she gradually decentralized some decision making powers, enabling departmental managers to make operational decisions more efficiently. इस वाले पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जो मैनेजर थी इस कंपनी की, उन्होंने क्या किया है, पहले तो सेंट्रलाइजेशन वाले प्रिंसिपल पे उन्होंने वर्क किया, सेंट्रलाइजेशन पे, जिस पे टॉप मैनेजमेंट के पास ही सारी पावर होती है। फिर इन्होंने अपनी जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई, ग्रेजुअली यहाँ पे क्या हुआ, चेंज आया किसकी तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर, जहाँ पे पावर हायरार्की में बढ़ जाती है। हायरार्की मतलब मैंने आपको बताया था फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, तो ये हो गया। अब टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, Burley created a clear hierarchy within the organization, defining reporting relationship and ensuring smooth information flow from top management to lower levels. She also introduced a code of conduct to maintain discipline, addressing behavior expectation and grievance resolution. As a result, Stellar Tech Solution experienced significant improvement in productivity and employee satisfaction, effectively coordinating its department and maintaining a strong market position. इस केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है 29. Burley emphasized dividing work among employee based on their skill and expertise. कौन सा प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क की बात हुई थी। ये हम जब पढ़ रहे थे हमने माइंड में ऑलरेडी अपने सेट कर लिया था, हमें पढ़ते ही लगा था कि ये डिवीजन ऑफ वर्क होगा। 30 है, Burley enforced a policy where employee reported to only one manager, avoid conflict instruction. यहाँ पे Burley ने एक पॉलिसी लगाई थी कि सारे एम्प्लॉय को सिर्फ एक मैनेजर को क्या करना है, रिपोर्ट करना है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ वन मैनेजर ही होता है, वन सुपीरियर। 31 है, what was Burley Thompson approach to decision making initially and how did it evolve over time. पहला जो बर्ली का जो डिसीजन था पावर मेकिंग पे, वो कैसे था, इनिशियली शुरुआत में क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, पावर सिर्फ टॉप लेवल पे थी। फिर वो इवॉल्व कैसे हुआ, इवॉल्व मतलब बढ़ा कैसे, तो वो क्या, पहले सेंट्रलाइजेशन था, जब उन्होंने लगा कि ग्रोथ हो रही है, अब कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर शिफ्ट करा। तो इसका आंसर होगा सी। 32 है,
Burley created a clear hierarchy within the organization, defining a reporting relationship and ensuring a smooth communication. Which principle is being followed in the given statement? एक reporting relationship होना चाहिए. Reporting relationship means who is to perform to whom, who is to report to whom. Like information must be flow from top level to lower level. इसका आंसर होगा A, scalar chain. 33. Burley introduced a code of conduct to maintain discipline, addressing behavior expectation, grievance resolution. एक डिसिप्लिन लाना, रूल्स एंड रेगुलेशन एड्रेस करना, बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? तो दैट इज डिसिप्लिन. बाकी सब आप देख सकते हैं, इसमें रेलिवेंट नहीं है. अब जो हमारे आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे CUET के PYQs होंगे मल्टीपल ईयर्स के. 34th है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर टेलर pioneered द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस. मतलब इसका मतलब जो हमारी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है उसमें एक साइंटिफिक इंक्वायरी करना, साइंटिफिक एनालिसिस करना, साइंटिफिक स्टडी करना, फिर एक ऐसा मेथड डेवलप करना जो कि फैक्ट्स के थ्रू डेवलप किया गया हो. तो वो हम किस में पढ़ते हैं, कौन से प्रिंसिपल में? ए में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हार्मनी, पीस, बिलोंगिंगनेस, कोऑपरेशन में एक कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में क्या होता है कि हर एक पर्सन को उसकी इंटेलेक्ट और उसकी फिजिकल पावर के हिसाब से उसको काम देना. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. 35 मैच द फॉलोइंग है. पहला है ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल. ए का हमें पता है ओबे करना ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स एंड रेगुलेशन को, पॉलिसीज को, वो होता है डिसिप्लिन. वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज व्हाट? वन बॉस. हर एक एम्प्लॉय के लिए एक बॉस, एक हेड होना, एक सुपीरियर होना, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड. वन हेड वन प्लान, वन हेड वन बॉस वन सुपीरियर, कुछ भी लिखा हो ऐसे तो वो कहाँ जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड में. बट वन हेड के बाद एक टर्म और आनी चाहिए, वन प्लान, तब जाके हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डी है रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. तो डी का आंसर हो जाएगा सेकंड में रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम यही पढ़ते हैं कि जो भी हमारी रेम्यूनरेशन मतलब क्या? इंसेंटिव, सैलरी, पर्क्स, जितनी भी एम्प्लॉय को पेमेंट की जाती है दैट इज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए एम्प्लॉय की? फेयर, जस्ट और इक्विटेबल. हमने पढ़ा था किस में? हमारी वोकैब वाली सीरीज में हमने कवर कर रखा है. जस्ट और इक्विटेबल, बोनाफाइड और ट्रू. इसका मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होना ट्रू होना, फेथफुल होना, मतलब कि एक जस्टिफाइएबल पर्सन हो पाना. तो जस्टिफाइएबल चीज़ हो पाना, दैट इज़ व्हाट? जस्ट एंड इक्विटेबल. मतलब जो सैलरी होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय की रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन एवरीथिंग इक्वल होनी चाहिए और जस्ट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए. तो 35 का आंसर होगा डी. 36 क्वेश्चन है द एम ऑफ विच टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक. इसका मतलब कौन से हमारे प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट की जो टाइप हैं, साइज हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब कि अननेसेसरी जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो क्या हो? लिमिट हो जाएं. वो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में. 37 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. ए है एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड. एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज हम किस हमारे कौन से प्रिंसिपल में पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट में स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय को एक स्टेबिलिटी देना, उनको एक डेवलपमेंट का टाइम देना कि वो कंपनी में थोड़ी रुक के आराम से अपना टाइम लेके अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी एफिशिएंसीज है, उसके साथ वो काम को कर सकें. तो 1 का आंसर हो जाएगा 1. ए का होगा 1. बी है एम्फसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस. काइंडलीनेस होना, जस्टिस होना, इक्वल होना, जस्ट होना, इक्विटेबल होना, फेयर होना, दैट इज व्हाट? इक्विटी. काइंडलीनेस, जस्टिस और फेयर कहीं भी आ जाए वो किस में होता है? इक्विटी. इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन इन द कंपनी, तो वो होता है इक्विटी. और रेम्यूनरेशन में क्या होता है? रेम्यूनरेशन में
सैलरी और जो भी पर्क्स और इंसेंटिव मिलेंगे एम्प्लॉय को वो इक्वल होंगे। इक्विटी में क्या होगा, सारे ही पर्सन को इक्वल देखा जाएगा। यहाँ पे पर्सन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो होगा इक्विटी। और जब भी उनके सैलरी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो होगा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। सी है चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये तो स्केलर चेन होगा। डी है प्रमोट टीम स्पिरिट, टीम वर्क, बिलोंगिंगनेस। आई को वी के साथ रिमूव करना, दैट इज एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इसका आंसर होगा सी। 38th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के करेक्ट फीचर इसमें से पांचों में से कौन से होते हैं? फ्लेक्सिबल होता है, जर्नल गाइडलाइन है, कंटिंजेंट है, इंटर रिलेटेड और परवेसिव नहीं होता है। तो ए, सी और ई। इसका आंसर होगा ए, सी एंड ई। 39th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा नेचर नहीं है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल होता है। डी डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यही जो है हमारा ये फीचर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिख दिया है डज नॉट, बल्कि क्या होता है ये प्रिवेलिंग सिचुएशन पे डिपेंड होता है। और इसके लिए जो हमारा नेचर है, जो प्रिंसिपल का नेचर है, उसके लिए जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कंटिंजेंट। 40 फेडरिक विंस्लो टेलर was an American who sought to improve industrial efficiency। तो जो टेलर थे मैकेनिकल इंजीनियर थे और फ्यूल जो थे वो माइनिंग इंजीनियर थे। तो FW टेलर अमेरिकन क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर, ऑप्शन डी। 41 मोहन अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ डिवाइडेड हिज फैक्ट्री ऑपरेशन अंडर प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इन्होंने कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन सा साइंटिफिक और टेक्निक जो है मैनेजमेंट की अप्लाई की है? तो वो होगा बी, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हम प्लानिंग इंचार्ज बनाते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज, और इसमें हमारे 4 क्या होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, अभी जिसका आंसर हमने देखा था। तो इसका आंसर होगा बी, फंक्शनल फोरमैनशिप। 42nd क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में 1 हेड होना चाहिए, सिर्फ एक ही हेड से सारे ही वर्कर को क्या करना है? उन्हीं से ऑर्डर लेना है और उन्हीं के लिए अकाउंटेबल होना है, कन्फ्यूजन जिससे अराइज ना हो। ए का आंसर होगा 3rd 1 सबॉर्डिनेट 1 सुपीरियर। 1 सुपीरियर पे यहाँ पे हमें फोकस करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में 1 हेड 1 प्लान। मोशन स्टडी में अननेसेसरी मोशंस को हटाना है, मोमेंट्स को पढ़ना है। सी का होगा फर्स्ट स्टडी ऑफ मोमेंट्स। मूवमेंट, स्टडी ऑफ मूवमेंट। डी है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब एज पर एफिशिएंसी हर एक वर्कर को वेज जो है प्रोवाइड करना है। डी का होगा सेकंड डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इफ इनएफिशिएंट वर्कर। जब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर के बीच, तब हम जाके उनको जो उनका राइट वेज है, जो हर एक वर्कर को मिलना चाहिए एज पर देयर वर्क उन जितना भी उन्होंने काम किया है, तब हम जान पाएंगे कि इन एफिशिएंट जो है उसको कितनी पे करनी है और जो एफिशिएंट है उसको कितनी सैलरी और वेज पे करना है। इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट, डैश इज द साइंटिफिक टेक्निक थ्रू विच FW टेलर डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। ये हम पढ़ते हैं, तो इसका हमने अभी 36 क्वेश्चन में पढ़ा था, जहाँ पे फिक्स्ड गिवन लाइन हो और फिक्स्ड प्रोडक्ट टाइप हो। तो वो हम पढ़ते हैं किसमें? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में। 44 क्वेश्चन मैच द लिस्ट अगेन। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। पीपल और मटेरियल, चाहे वो पीपल हो मटेरियल हो, एट पर्टिकुलर प्लेस होने चाहिए। ये क्या है? ऑर्डर। बी है दिस प्रिंसिपल रिजेंबल्स विद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देके एक अनदर स्टेटमेंट दी है, हम ये समझने के लिए कि क्या हमने वो जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं उसको अच्छे से समझा है कि नहीं। जैसे कि दिस प्रिंसिपल रिजेंबल्स विद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि हम समझे कि नहीं एक्चुअली कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल मिलिट्री, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होती है, वन हेड होता है और उसके अंडर मैनी पीपल क्या करते हैं, काम करते हैं और ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। बी का आंसर होगा फोर्थ। सी है इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनाल्टीज, इसका आंसर होगा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक टीम वर्क होगा, टुगेदर वर्क होगा, तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें होंगी कंपनीज़ की वो रिड्यूस हो जाएंगी। डी है एम्प्लॉय शुड बी गिवन रिजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट, ये होगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब हमारी जो एम्प्लॉय हैं उनको रिजनेबल टाइम देना चाहिए कि वो अपने रिजल्ट को दिखाएं, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करें, ग्रो करें और एक स्टेबिलिटी कंपनी में बना के रखें। इसका आंसर होगा सी। 45 ए है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, ये हम किस में पढ़ते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप में। और ईच इंचार्ज में, प्लानिंग इंचार्ज में और एग्जीक्यूशन इंचार्ज में क्या होते हैं, फोर प्लानिंग में और 4 एग्जीक्यूशन में सुपरवाइजर्स होते हैं या फिर फोरमैन होते हैं। बी सेटिंग बेंचमार्क फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी विच मस्ट बी अडहर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो ये क्या होता है, एक बेंचमार्क सेट करना, एक स्टैंडर्ड सेट करना, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। एलिमिनेटिंग सुपरफ्लोअस वेराइटीज साइज एंड डायमेंशंस, एलिमिनेट करना सुपरफ्लोअस मतलब जो कि नीडेड ना हो, इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को एलिमिनेट करना, कम करना, वो होता है क्या करना, रिमूव करना। तो ये हम कौन से वाले प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सेकंड में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। डी मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ये हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी में। मेथड स्टडी में 2 चीज़ अगर लिख के आए, जैसे कि 1 बेस्ट मेथड या फिर 1 बेस्ट वे टू डू एनी टास्क, एक तो ये, दूसरा लिख के आए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम किसी चीज़ को करने का सबसे बेस्ट वे ढूंढ लेंगे तो हमारी उसमें क्या इनपुट कम हो जाएगी और आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे बहुत लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड स्टडी में एक बेस्ट मेथड देखना होता है। अब बेस्ट मेथड जब हम देखेंगे तो उसकी हेल्प से क्या होता है, कॉस्ट प्रोडक्शन की मिनिमाइज हो जाती है और मैक्सिमाइज हो जाता है आउटपुट और क्वालिटी, इसलिए इसका आंसर हो जाता है मेथड स्टडी। तो 45 का आंसर होगा बी। तो इसमें टोटल 45 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।